ये सबसे पहला टॉपिक है A2 फिजिक्स का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है मोशन इन सर्कल। इसको आप इन शॉर्ट जो है वो सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। टॉपिक के नाम के नीचे मैं एएस वालों को भी बात ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपको लोगों को भी दोबारा बता रहा हूँ कि टॉपिक के नाम के नीचे जो ग्रे कलर के बॉक्सेस बने हुए होते हैं, इन ग्रे कलर के बॉक्सेस का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको इन टॉपिक्स में क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो ये हमारा बेसिकली सिलेबस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बाद में। इंट्रोडक्शन। अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन, मोशन इन सर्कल। तो चूंकि आप मोशन इन सर्कल या सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि एक सर्कल होता क्या है। देखिए, आप में से हर शख्स को पता होगा कि सर्कल क्या होता है, बट कैन एनी वन ऑफ यू एग्जैक्टली डिफाइन के व्हाट इज अ सर्कल? क्या आप में से कोई सर्कल को डिफाइन कर सकता है? यस, एनी वन? यस जैद, सर्कल क्या होता है भाई? हाँ भी जैद, सर्कल किसे कहते हो आप? सर, a shape without any edges or corners. ओके, ठीक है। जैसा आपने कहा कि सर्कल एक ऐसा शेप होता है जो कि विदाउट एनी एज और विदाउट एनी कॉर्नर होता है। मैंने आपके सामने एक शेप बनाया, क्या इसका कोई कॉर्नर या कोई एज है? नहीं। नहीं है। तो क्या ये एक सर्कल है? नहीं। सर्कल तो नहीं है ये। ये तो ओवल है। तो इसका मतलब है कि जो आप क्राइटेरिया बता रहे हो उस पर तो ओवल भी पूरा उतरता है। इलिप्टिकल शेप भी ऐसे ही होते हैं। तो इसका मतलब ये कि तो सर्कल की डेफिनेशन नहीं हुई। तो ट्राई सम अदर आइडिया। यस। सर हर महानूर। पॉइंट से इक्वल होता है वो। हर पॉइंट से इक्वल क्या मतलब? मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है ना हर पॉइंट गुड, से, सही है। सेंटर से। सही है अलीना, तुम सही पॉइंट पे सोच रही हो, लेकिन तुम बेसिकली अल्फाज जो है वो तुम नहीं बयान कर पा रही। अदरवाइज तुम्हारी तुम्हारी सोच सही है। देखें, हफ्सा और मानूर, तुम ट्राई करना चाहोगी पहले? मानूर। 2D version of sphere. 2D वर्जन ऑफ स्फीयर। अब देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं ना, टर्मिनोलॉजी को, तो अब आप कोशिश ये करते हैं कि उसमें कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी ना आए। अब तुम कह रही है 2D शेप ऑफ अ स्फीयर, तो हम यहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाएगा, स्फीयर क्या होता है? ठीक है। मतलब एक शख्स ने बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है, उसने कहा मस्जिद के सामने। उसने पूछा मस्जिद कहाँ है, उसने कहा मेरे घर के सामने। उसने कहा ये दोनों कहाँ है, उसने कहा आमने सामने। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आप मस्जिद को घर से डिफाइन कर रहे हो, घर को मस्जिद से डिफाइन कर रहे हो, तो फिर इन दोनों को कौन डिफाइन करेगा? तो लिहाजा हम आमतौर पर डेफिनेशन ऐसे ही देते हैं इसमें कोई और टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व ना हो। मैं आपको एक आसान सी जो है वो जबान में एक डेफिनेशन देता हूँ, और अलीना तुमने जो बोला है ना, ये उससे मैच करेगी ये बात। सर इक्वल हमें, डिस्टेंस होता है ना हाँ, हर। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। देखो, सर्कल को आप आसान भाषा में इस तरह डिफाइन करेंगे कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। आई रिपीट, circle is the collection of all such points that are equidistant from a particular point. अब अगर आप एक सेकंड के लिए रुककर मैंने जो कहा है उसको एब्जॉर्ब करें, उस पर जरा गौर करें, तो अब बात आपको फौरन समझ में आएगी। आइए रिपीट, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये एक दूसरा पॉइंट है जो कि इससे कुछ डिस्टेंस पर है। अब मैं एक और पॉइंट बनाता हूं, वो भी इतने डिस्टेंस पर है। फिर एक और पॉइंट बनाता हूँ, वो भी इतने डिस्टेंस पर है। फिर मैं एक और पॉइंट बनाता हूँ, वो भी इतने डिस्टेंस पर है। फिर मैं एक और पॉइंट बनाता हूँ, वो भी इतने डिस्टेंस पर है। फिर मैं एक और पॉइंट बनाता हूँ। अब अगर मैं ऐसे सारे पॉइंट्स जो कि बराबर डिस्टेंस पर हों सेंटर वाले पॉइंट के, तो जब इनको मैं जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एक सर्कल बन जाएगा। अब मैंने अपनी डेफिनेशन में जो कहा था कि कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो मैंने जुमले में जो पर्टिकुलर पॉइंट कहा था वो बेसिकली किस पॉइंट की बात हो रही है? मैंने अपनी डेफिनेशन में जो पर्टिकुलर पॉइंट कहा था, पर्टिकुलर पॉइंट सर्कल की क्या चीज है? सेंटर। यस, मैंने जो पर्टिकुलर पॉइंट कहा था दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। जो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, इस पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक डिस्टेंस ड्रॉ करें, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? सर्कल की जो आउटलाइन होती है इसको क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। सरकमफेरेंस सर्कमफ्रेंस। कहते हैं। सरकमफेरेंस। आपको बचपन का मैथ्स जरा रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोग काफी उम्र हो गई है आप लोगों की, बचपन की चीजें भूल गए शायद आप लोग।
सर्कमफेरेंस। जो हमने इक्विडिस्टेंट कहा था कि हर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा, इस इक्वल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? Sir, can you repeat the question? ये जो हमने कहा The था ना कि radius. हर पॉइंट, हाँ हमने कहा था ना कि हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो ये इक्वल रेडियस। डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है, बिल्कुल सही है। रेडियस का ट्वाइस कर दे तो क्या होता है? डायमीटर। Diameter. डायमीटर होता है, सही है। पुरानी बातें याद आ रही हैं सबको। अच्छा ये बताओ, किसी को सरकमफेरेंस का फॉर्मूला याद है? 2 pi r दोबारा बोलो शायद। अलीना। हफ्सा तुम कह रही हो? जी 2 pi r शायद। 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर में 2 तो एक नंबर है, आर रेडियस है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है ये 2 पाई आर में जो ये पाई होता है, ये पाई बेसिकली क्या चीज है? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को? Sir, value or pi? नहीं, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को? Pi r G. square. R square. स्क्वायर होता है। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है किसी को? नहीं। 4/3 पाई आर स्क्वायर। किसी को सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है? पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल। अब मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच। इन सारे फॉर्मूले में कॉमन बात यह कि इन सारे फॉर्मूले में पाई आ रहा है। तो मैं पूछना ही चाहता हूँ आप चारों खवातीन और हजरात से कि ये जो ये पाई है, ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअली पाई है क्या चीज? कहाँ से आया सर, पाई? आप वैल्यू पूछ रहे हैं? नहीं, वैल्यू तो सबको पता है, दुनिया में 3.14 होती है। Sir, it's a इज इट constant. सर? इट्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट तो बहुत सारे होते हैं। जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट होती है, बट एवरीबडी नोज कि जी क्या चीज है। जी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। कहाँ से आती है? फोर्स अपॉन मास से आती है, या वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है। इसी तरह से पाई हमें पता है 3.14 होता है, लेकिन ये आया कहाँ से? ये है क्या चीज? व्हाट इज? circumference over diameter, I think. I don't know. वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं क्यों इम्प्रेस हूँ? है बात तो बहुत सिंपल, लेकिन मैं A2 के सुबह से लेकर रात तक कम से कम 10 बैचेस पढ़ाता हूँ। और हर बैच में जब सवाल करता हूँ तो लोग जो होते हैं वो 10 मिनट के लिए फ्रीज हो जाते हैं। पाई का मतलब अलीना ने बिल्कुल सही बताया कि पाई जो है वो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो होता है। कैसे होता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताया था। अगर सी का मतलब सरकमफेरेंस है, तो फॉर्मूला क्या बताया था आपने? 2 पाई आर। हाँ भाई महानूर, यही फॉर्मूला होता है ना सरकमफेरेंस का। अब अगर यही फॉर्मूला होता है तो बताओ इसमें 2 × आर का क्या मतलब है? Sir, 2 radius, 1 diameter. मतलब एक डायमीटर। तो सरकमफेरेंस बराबर हुआ डायमीटर मल्टीप्लाई बाय पाई के। Hmm. ठीक हो गया? डायमीटर को लेफ्ट पे ले आओ, तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर क्या हुआ? Pi. पाई। सी क्या है? Circumference. डी क्या है? Diameter. तो पाई किसके बराबर आ रहा है? सरकमफेरेंस Circumference ओवर over डायमीटर। diameter. तो ये मैंने बैठे बैठे आपको ये प्रूफ कर दिया है कि पाई बेसिकली रेशो होता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. 22/7 होती 3.14. है या 3.14 होती है? इट मीन्स कि दुनिया के हर सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो 3.14 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्कल का डायमीटर 1 होगा, तो उसका सरकमफेरेंस जो है वो 3.14 होगा। अगर डायमीटर 1 है तो सरकमफेरेंस 3.14 होगा। अगर डायमीटर 2 है तो सरकमफेरेंस 6.28 होगा। 28. अगर डायमीटर 3 है तो सरकमफेरेंस 9 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा? 5.2, 0.52 वगैरह वगैरह। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू लेते हो तो फ्रैक्शन में 22/7 होता है पाई की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर डायमीटर 7 होगा तो सरकमफेरेंस 22 होगा। अगर डायमीटर 14 होगा तो सरकमफेरेंस 44 होगा। अगर डायमीटर 3.5 होगा तो सरकमफेरेंस 11 होगा। गॉट इट? तो पाई Yes, क्या चीज है? sir. पाई बेसिकली इज अ रेशो, एंड इट इज द रेशो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर। फर्ज करें एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल है। आप सर्कल में इस पॉइंट पर हैं, आप सर्कल के ऊपर चले और इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो आप जब सरकमफेरेंस पे कुछ पाथ कवर करते हैं ना, तो द पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस या द पाथ कवर्ड ऑन सरकमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। इसको हम आर्क कहते हैं। और सरकमफेरेंस पे आप जितनी भी लेंथ कवर करते हैं उसको हम एस से शो करते हैं, और इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है? तो वेरी सिंपली, आर्क लेंथ का मतलब क्या है?
आर्क लेंथ का मतलब है लेंथ कवर्ड ऑन सर्कमफेरेंस, दैट्स इट। अब वो चाहे 1 सेंटीमीटर हो चाहे 1 किलोमीटर हो, आई डोंट केयर, जो लेंथ भी आप सर्कमफेरेंस पे कवर करेंगे वो आर्क लेंथ कहलाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं चलना, वहां पर आप रेडियस ड्रॉ कर दें। कर दिया ड्रॉ? जहां तक आप चलेंगे, जो आपका लास्ट पॉइंट है, वहां पे भी रेडियस ड्रॉ कर दें। कर दिया? तो आपने आर्क लेंथ के स्टार्ट से और आर्क लेंथ के एंड तक दोनों जगहों पे 2 रेडियाई आपने ड्रॉ कर दिए। इन दोनों रेडियाई के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे थीटा। और जो रेडियस की वैल्यू है वो आर है, और जो आर्क लेंथ की वैल्यू है वो एस है। तो अब इस डायग्राम में 3 चीज हो गई, एस, आर और थीटा। एस क्या है? आर्क लेंथ है, जो आप सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस कवर करेंगे। थीटा जो है, आप जो एंगल कवर करेंगे आर्क लेंथ की वजह से। और आर जो होगा रेडियस होगा। फॉर्मूला ये कहता है कि आर्क लेंथ एस हमेशा बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगल थीटा के। फॉर्मूला ये कहता है कि आर्क लेंथ एस बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर के। तो यहाँ पर एस का मतलब आर्क लेंथ है, आर का मतलब रेडियस है, और थीटा का मतलब है वो एंगल जो कि सेंटर ऑफ सर्किल पे बनेगा, बिकॉज यू कवर सम आर्क लेंथ। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये फॉर्मूला आप सिर्फ एक सूरत में यूज कर सकते हैं। देयर इज वन कंडीशन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, और वो वन कंडीशन ये है कि जो ये एंगल है, ये थीटा जो है, इट मस्ट बी इन रेडियंस। एंगल आपको हमेशा रेडियन में नापना हो। अब ये रेडियन क्या होता है? नॉर्मली जब आप एंगल नापते हैं तो आप कहते हैं 90 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। तो डिग्री जो है एक तरीका है एंगल्स की मेजरमेंट का। बट डिग्री के अलावा एक और तरीका भी होता है एंगल को शो करने का, और वो कहलाता है रेडियन। तो रेडियन इज अ वे ऑफ मेजरिंग एंगल। अब अगर आप एस इज टू आर थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो एंगल हो वो रेडियन में होना चाहिए। अगर एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है, तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। चले और आगे चले। अब देखें, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि वो मूव कर रही है, वो मोशन में है। मिसाल तौर पे आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपके सामने एक दीवार है। उस दीवार से आपका डिस्टेंस जो है, मिसाल तौर पे ये दीवार है, आप यहाँ पर हैं। अब आपका दीवार से डिस्टेंस है 10 मीटर्स। अब अगर आप पीछे की तरफ मूव करेंगे तो आपका डिस्टेंस 10 मीटर से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपका डिस्टेंस 10 मीटर से कम हो जाएगा। यानी कि दीवार के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू दीवार, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब आप किसी भी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो इसको हम मोशन कहते हैं, हरकत कहते हैं। अब दुनिया में जितनी भी टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं, वो फंडामेंटली 3 तरह की होती हैं। यानी कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में होने वाली हर मोशन जो है, वो फंडामेंटली 3 तरह की हो सकती है। दुनिया की हर मोशन या तो लीनियर मोशन होती है, या फिर सर्कुलर होती है, या फिर ऑसिलेटरी होती है। सो देयर आर 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मोशन। दुनिया का हर मूव करने वाला ऑब्जेक्ट इन 3 में से किसी एक तरीके से मूव करता है। देयर इज नो एनी फोर्थ वे ऑफ मूविंग। मोशन फंडामेंटली 3 तरह की हो सकती है, लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। लीनियर का मतलब बहुत सिंपल है, इफ यू आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज लीनियर मोशन। सर्कुलर का मतलब है अगर आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं। अब सर्कुलर पाथ पे चलने के बाय द वे बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। जब कोई चीज ऑर्बिटल मोशन में होती है वो भी सर्कुलर है। जब कोई चीज रिवॉल्व कर रही होती है वो भी सर्कुलर है। जब कोई चीज रोटेट कर रही होती है वो भी सर्कुलर है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा होता है वो भी सर्कुलर मोशन है। तो अगर आपका पाथ सर्कुलर है तो आपकी मोशन सर्कुलर है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है वाइब्रेट करना। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी एक पॉइंट के इधर और इधर मुसलसल मूव कर रहे हैं। जैसे आप इसको आप वाइब्रेट करना, या उर्दू में कप कपाना कहते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक हो गया?
अभी तक आपने जिंदगी में जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है ओ लेवल से लेकर ए लेवल्स तक, उसमें आपने सिर्फ लीनियर मोशन को डिस्कस किया था। आपने जो काइनेमेटिक्स ओ लेवल्स में पढ़ी थी और जो काइनेमेटिक्स आपने ए एस लेवल में पढ़ी है, वो सब लीनियर मोशन थी। अब लीनियर मोशन का चैप्टर आपका क्लोज हो गया हमेशा के लिए। बाकी जो दो टाइप ऑफ मोशन है ये बची हैं, इनको आपको अभी कवर करना है। सर्कुलर मोशन जो है वो आपका ए टू का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि राइट नाउ हम पढ़ रहे हैं। और ऑसिलेटरी मोशन जो है ये आपका ए टू का चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें आप थर्ड टाइप ऑफ मोशन को कवर करेंगे। तो इस तरह से ए टू का जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आप माशाल्लाह से तीनों टाइप ऑफ मोशंस पढ़ चुके होंगे। अब चूंकि हमारा टॉपिक सर्कुलर मोशन है, तो जरा हम ऑफिशियली एक दफा सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। बहुत आसान मतलब है। सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट्स इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं? आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मेरी बात तमाम लोग गौर से सुने, क्योंकि मैं एक सवाल करने वाला हूँ। आई रिपीट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। एक बच्चे ने इस डेफिनेशन को इस तरह बोला, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या आप इस डेफिनेशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर आप चाहें तो मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकता हूं। एक बच्चे ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन में लिखा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आता है, या ये डेफिनेशन भी सही है? जी, एक एक करके कमेंट करेंगे। हाँ भाई मानूर, तुम बोलो पहले। हफ्सा? सर, वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हाँ बोलो अलीना, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है उसकी। यस, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। क्योंकि जब आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होंगे तो हर पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, और चूंकि हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। हाउएवर, इट इज पॉसिबल टू हैव अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर मोशन। क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। तो लिहाजा whenever we define uniform circular motion, so we must say constant speed, we can never say constant velocity। ठीक हो गया यहाँ तक? चले और आगे चले। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात जरा समझ लें आप लोग। आप लोगों ने ओ लेवल्स में, एएस लेवल में काइनेमेटिक्स पढ़ी। जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी तो आपने इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। मिसाल के तौर पर आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, सबसे पहले डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी स्पीड या फिर वेलोसिटी। फिर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी एक्सीलरेशन। अच्छा, उसके बाद आप आगे गए तो आपने जो है एक चीज पढ़ी मोमेंटम। और भी आपने मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब ये जो सारी टर्मिनोलॉजी मैं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ये सब आपने पढ़ा था कौन सी टाइप ऑफ मोशन के लिए? ये सब आपने पढ़ा था लीनियर मोशन के लिए। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, आप वेलोसिटी की बात करते थे, आप एक्सेलरेशन की बात करते थे, आप मोमेंटम की बात करते थे, तो ऑब्जेक्ट जो था वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता था, सड़क पे चल रहा होता था, ऊपर से पत्थर नीचे गिर रहा होता था, नीचे से आपने कोई चीज ऊपर उछाली होती थी। तो ऑल मोशन वर लीनियर मोशन। लेकिन यही सारी टर्मिनोलॉजीज सर्कुलर मोशन में भी होती है। यानी कि सर्कुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी होती है, सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन होता है, सर्कुलर मोशन में भी मोमेंटम होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में जो सारी क्वांटिटीज होती हैं ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम से डिफरेंट होती है, और इनका नाम भी डिफरेंट होता है।
नाम में क्या डिफरेंस होता है कि हर क्वांटिटी जो सर्कुलर मोशन में होगी उससे पहले हम एक लफ्ज ऐड कर देते हैं, और वो लफ्ज क्या होता है? वो वर्ड होता है एंगुलर। क्या लफ्ज ऐड करेंगे हर क्वांटिटी के साथ? एंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल काइनेमेटिक्स में लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। नॉर्मल मोशन में, लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है, सर्कुलर मोशन में क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी। नॉर्मल मोशन में, लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। नॉर्मल आपकी जो मूवमेंट है, काइनेमेटिक्स है, उसमें मोमेंटम होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब अलग होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब अलग होगा, वेलोसिटी का मतलब अलग होगा, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब अलग होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो है वो लीनियर मोशन के लिए है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं। डेफिनेशन मैं इसकी बाद में पढ़ता हूं, पहले मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ये सर्कुलर पाथ है, ये वो सर्कुलर पाथ है जिस पर आप चलेंगे, जिस पर चलने की आपकी नियत है। और आप जब इस सर्कुलर पाथ पे चलेंगे तो आप कुछ सरकमफेरेंस के ऊपर कुछ आर्क लेंथ कवर करेंगे। अब लेट सपोज आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आपने यहाँ तक चला, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिशिंग फिनिशिंग पॉइंट तक चलेंगे तो ये होगा सेंटर। अगर आप सेंटर से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करें तो ये रेडियस हो जाएगा, और आप सेंटर से लेकर फाइनल पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करें तो ये भी रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस स्टार्टिंग पॉइंट ए से स्टार्टिंग पॉइंट बी तक जाते हैं तो दोनों जगह पे जब मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा तो इन दोनों रेडियाई के बीच में क्या बनेगा? एंगल। उस एंगल को हमने अभी क्या कहा था पीछे वाले पेज पे? थीटा कहा था। तो जब आप एक सर्कल पर चलते हैं और सर्कल पर चलने की वजह से जो ये सेक्टर बनता है, तो इस सेक्टर में जो एंगल बनता है, बेसिकली ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वेरी सिंपल। जब आप एक सर्कल पर मूव करते हैं तो सेंटर ऑफ सर्कल पे आप एंगल बना रहे होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्कल पे क्वार्टर सर्कल चलते हैं, क्वार्टर ऑफ सर्कमफेरेंस पे चलते हैं, तो आप सर्कल के बीच में कितना एंगल बनाएंगे? अगर मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल है और आप क्वार्टर ऑफ सर्कल पे चलते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं, तो सेंटर में आप कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। अगर आप हाफ ऑफ द सर्कल कवर करते हैं तो आप सेंटर में कितना एंगल बनाएंगे? 180 का। अगर आप 3 क्वार्टर्स सर्कल चलते हैं तो आप टोटल कितना एंगल बनाएंगे? 270 का। और अगर आप पूरा एक सर्कल घूम के आ जाते हैं तो आप कितना एंगल बनाएंगे? 360 का। तो जब आप सर्कल पे चल रहे हैं और सर्कल के सेंटर में जो आप एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यही एंगल बेसिकली आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब आप एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या इवन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हैं, तो आपके चलने की वजह से सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगर एक बंदा एक सर्किल पे चलता है और वो पूरा सर्किल एक दफा घूमता है, तो हम बोलेंगे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो जवाब क्या होगा? 360 डिग्री। अगर वो 2 चक्कर लगा लेता है सर्कल पे तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 360 का डबल। अगर वो 3 चक्कर लगा लेता है सर्कल के ऊपर तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 360 का ट्रिपल होगा। एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पता ही चला कि जब आप सर्कुलर मोशन में होते हैं तो सेंटर ऑफ सर्किल पर आप जो भी एंगल फॉर्म करेंगे, वो एंगल बेसिकली क्या कहलाएगा? वो एंगल जो है बेसिकली आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वो एंगल बेसिकली आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब जरा इसकी डेफिनेशन को एक दफा पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन को अगर हम एक दफा पढ़ें तो जरा आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, आपके पूरे सिलेबस में जितनी भी डेफिनेशन हैं वो सब आपको इस वर्कबुक के अंदर प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक छोटी सी रिसर्च करें, आप कोई रैंडम पुराने कोई 5-6 पेपर 4 जो आप निकालें, 2024, 2022, 21, 19, 18 का, किसी भी साल के आप जो है वो 4-5 पेपर 4 निकाल लें, और आप ये चेक करें कि उन पेपर 4 के अंदर जो है वो कितने मार्क्स की डेफिनेशंस आती हैं। और आप उन 4-5 पेपर्स में जितनी भी मार्क्स की डेफिनेशंस आती हैं उनका अगर आप एक एवरेज निकालें तो आप पर ये रिवील होगा, आप पर ये हकीकत आश्कार होगी कि ऑन एवरेज एक पेपर 4 के अंदर मिनिमम 20% से लेकर मैक्सिमम 25-28% तक जो मार्क्स होते हैं वो डेफिनेशन के होते हैं।
यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो डेफिनेटली 20 मार्क्स की डेफिनेशन तो उसमें होंगी ही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या होता है कि A2 में डेफिनेशन बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी टेक्निकल जो है वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। बच्चे जो है तो वे समझते हैं कि चूंकि हमें अंग्रेजी लिखना आती है तो वो नॉर्मली अपने अल्फाजों में जो है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि बेशक आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मिस कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। छोटी सी मिसाल ये है, एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर अपना कोई 12 में जाके। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। इतनी छोटी डेफिनेशन है कि आधी लाइन में आ जाएगी, इतना छोटा सेंटेंस है कि उसको पूरी एक लाइन भी नहीं चाहिए। और आप बिलीव करें कि ये लिखने के 2 मार्क्स होते हैं। किस तरह से 2 मार्क्स होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके लिखने का 1 मार्क है, पर यूनिट टाइम लिखने का दूसरा मार्क है। अब जब आप इस डेफिनेशन को अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करते हैं तो आप पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप इसमें से कोई एक टेक्निकल चीज भूल जाते हैं। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, पर यूनिट टाइम भूल जाते हैं। ऐसी 25 डेफिनेशन और हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है अभी टाइम नहीं है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि A2 के सिलेबस में जितनी भी डेफिनेशन हैं, मिसाल तो भाई अभी आपके सामने पहली एक प्रॉपर डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये एग्जाम में आती है, इसको मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है। फायदा क्या होगा कि चूंकि ये प्रिंटेड फॉर्म में बुक के अंदर मौजूद है, तो आप एग्जैक्टली इसको यहीं से याद करेंगे। आप खुदा ना खास्ता ये मत समझिएगा कि मैं आपको कोई रट्टा लगाने को कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात को मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि आप जो है डेफिनेशन लिखते वक्त किसी भी कीवर्ड को मिस ना करें, ताकि आपके जो ये इजी मार्क्स हैं या आप बिला वजह लूज ना करें। ओनली दैट इज द इंटेंशन। एनीवेज, आप बाकी किताब में सब कुछ लिखते रहें, आप डेरिवेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पास्ट पेपर क्वेश्चंस करें सॉल्व करेंगे, लेकिन जो डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी मैं आपको बिल्कुल इसी तरह से लिख के दूंगा, एक्चुअली प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा, ताकि आप उनको आसानी के साथ याद कर सकें विदाउट एनी मिस्टेक। बहरहाल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द एंगल ऑफ आर्क थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। इन फैंसी वर्ड्स को आप बेशक याद कर लीजिएगा, लेकिन आसान भाषा में मतलब इसका वही है कि जब आप एक सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो सेंटर ऑफ सर्किल पे आप जितना एंगल फॉर्म करेंगे वो एंगल आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पर एक इशू और है, और वो इशू लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस में। क्या लिखा हुआ है? द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। यानी कि वैसे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक सर्किल चलेंगे तो 360 डिग्री आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, आधा सर्किल आप चलेंगे तो 180 डिग्री आपका जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हम इन सारी कैलकुलेशन, इस पूरे चैप्टर की जो कैलकुलेशंस हैं वो इस फॉर्मूले पे बेस करेंगी। किस फॉर्मूले पे? जो भी हमने पढ़ा है, S = R थीटा। और इस फॉर्मूले को पढ़ाते वक्त मैंने सबसे पहली बात आपसे ये बोली थी कि फॉर्मूला यूज करने के लिए शर्त यह है कि एंगल आपका सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए? रेडियंस में। तो चूंकि हमें सारी कैलकुलेशन इंक्लूडिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन हमें इस फॉर्मूले के जरिए करनी है, S = R थीटा के जरिए करनी है, इसलिए इसलिए जो है एंगल हमेशा रेडियन में होगा। तो ये बात तय हो गई कि इस चैप्टर में एंगल को हमेशा रेडियन में नापा जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा आपको जो है ट्रैप करने के लिए एंगल डिग्री में दे देता है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर वो डिग्री में एंगल आपको दे दे तो पहली फुर्सत में आप उसको रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक हो गया? चले, अब चूंकि आपको एंगल हमेशा रेडियन में ही लेना है, तो लिहाजा आपको यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको रेडियन को डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक। 1 रेडियन का मतलब यह है कि 1 रेडियन कितने एंगल को कहते हैं। तो हमें यहाँ पर रेडियन को डिफाइन करना है। रेडियन को डिफाइन करने का मतलब यह है कि हमें यह बताना है कि 1 रेडियन जो है वो हम कितने एंगल को कहते हैं। अब देखिए 1 रेडियन कितने एंगल को कहते हैं ये डिफाइन मैं बाद में करता हूँ, लेकिन पहले इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब इस सर्कुलर पाथ पर हम जब चलते हैं तो हम आर्क लेंथ कवर करते हैं, और जो बीच में एंगल बनता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि थीटा कहते हैं, और इसको हम रेडियस कहते हैं। फॉर्मूला यह था कि एस बराबर होता है आर थीटा के। और इस फॉर्मूले में खास बात क्या थी? इस फॉर्मूले में खास बात यह की थी कि थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ये खास बात थी। अब यहाँ से अगर हम एंगल थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो ये किसके बराबर होगा? S/R के बराबर होगा। और थीटा का जो भी आंसर आएगा वो रेडियंस में आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में एंगल हमेशा रेडियन में होता है।
अब मुझे जरा ये बताओ कि इस रेशो का आंसर यानी कि एस अपॉन आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एस अपॉन आर का आंसर 1 कब आ सकता है? रेशो एस अपॉन आर का आंसर 1 कब आ सकता है? यस मानूर तुम बताओ। रेशो एस अपॉन आर का आंसर 1 कब आ सकता है? मानूर बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि एस अपॉन आर एक रेशो है, इसका आंसर 1 कब आएगा? जब सर हम जब, हाँ अलीना तुम कुछ कहना चाह रही हो? सर एंड कुछ नहीं सब। कुछ नहीं। अच्छा वो एक सिंपल सा सवाल है मेरा यार, मैं ए को बी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ए अपॉन बी का आंसर कब आएगा? सर जब दोनों नंबर सेम होंगे। जब, जब दोनों, सर दोनों ए और बी सेम। सेम नंबर के यस होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल, जब ए और बी बराबर होंगे तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां पर भी एस अपॉन आर का आंसर 1 कब आएगा? जब एस और आर दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो अगर एस और आर की वैल्यू बराबर हुई तो एंगल कितना आ जाएगा? 1। 1 रेडियन आ जाएगा। ठीक है। अब जो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया, इस आर्ग्यूमेंट को हम रिवर्स करके पढ़ते हैं। एंगल 1 रेडियन कब आएगा? एंगल 1 रेडियन उस वक्त आएगा जब एस और आर आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर। एस क्या चीज है? एस क्या चीज है? आर्क आर्क लेंथ है। आर क्या चीज है? रेडियस। रेडियस। तो क्या मतलब हुआ कि जब एक सर्कल के ऊपर आर्क लेंथ जो आप कवर कर रहे हैं, वो आर्क लेंथ जब रेडियस के बराबर होगी, ठीक है, जब वो आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगी तो फिर क्या होगा? फिर एंगल जो है वो 1 रेडियन होगा। ठीक है। यानी कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है? कि आप एक सर्कुलर पाथ पे चलें, और सर्कुलर पाथ पे इतना चलें कि जो आप आर्क लेंथ कवर कर रहे हैं वो रेडियस के बराबर है। तो अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हुई तो फिर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? वो एंगल 1 रेडियन बनेगा। ठीक हो गया। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ समझ में आएगी बात। डेफिनेशन क्या है इसकी? हाँ 7 तारीख। डेफिनेशन पढ़े जरा इसकी, आपको सामने नजर आ रही होगी। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि 1 रेडियन का मतलब है वो एंगल जो कि उस वक्त बनेगा जब आर्क की लेंथ किसके बराबर होगी? इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल होगी। तो अगर आप सर्कल पर एक आर्क कवर करते हैं, एक डिस्टेंस कवर करते हैं, और उस डिस्टेंस जो है सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो फिर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। अगर आप सर्कल के ऊपर चलते हैं और आप 2 रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं तो फिर जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन बनेगा। आप सर्कल के ऊपर चलते हैं और जो है, जब आप सर्कल के ऊपर चलते हैं और आप जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो 3 रेडियस के बराबर है, तो एंगल कितना बनेगा? 3 रेडियंस बनेगा। ठीक है। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी? रेडियन की डेफिनेशन ये हो गई कि अगर आप एक सर्कल के ऊपर इतनी आर्क लेंथ कवर करें जितना सर्कल का रेडियस होता है, तो फिर जो सेंटर ऑफ सर्कल पर एंगल बनेगा वो एंगल जो है 1 रेडियन बनेगा। बात सबकी समझ में आ गई? जी सर। यस। ठीक है, जैद समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है मानूर, क्लियर है बात? जी सर। चलो अब आगे चलते हैं। अभी एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, एग्जामिनर अक्सर पूछता रहता है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि व्हाई द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 2 पाई। ये करेक्शन करनी होगी, ये आर नहीं है, ये रेडियन है। रेडियन। सवाल क्या है? सवाल एग्जामिनर ये कह रहा है कि अगर हम एक सर्कल पे चलें तो सेंटर ऑफ सर्कल में जो एंगल बनता है वो आपको पता है 360 डिग्री बनता है ना, एक पूरे सर्कल के लिए एंगल 360 डिग्री होता है, लेकिन वही एंगल रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। तो आपको ये प्रूफ करना है मैथमेटिकली कि फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन बनता है। आपको ये प्रूफ करना है। हो जाएगा प्रूफ? देखें, हमने पढ़ा है कि एस किसके बराबर है? एस बराबर है आर थीटा के। थीटा किसके बराबर होगा? एस अपॉन आर के। अब मैं एक दफा फिर पूछता हूँ आपसे,
मैं आपसे एक दफा फिर पूछता हूँ कि एस का मतलब क्या था। हाँ, इधर जल्दी जल्दी जवाब दिया, अगर मुझे ऐसा Sir, फील arc हो कि length. आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग क्लास में ना। हाँ भैया, एस का मतलब क्या था? आर्क लेंथ था। सही है। और आर का मतलब क्या था? आर का मतलब क्या था? रेडियस रेडियस। Sir, रेडियस था। अब अगर आप एक सर्कल पे एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, अगर आप एक सर्कल पे एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो जो आप आर्क लेंथ कवर करेंगे वो किसके बराबर होगी? सरकमफ्रेंस। sir, arc सर्कमफेरेंस। theta से. अरे भाई, आप एक सर्कल पे चल रहे हैं, पूरा घूम के जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? अच्छा. सर जी सरकमफ्रेंस सर, होगा ना, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। अगर आप एक पूरा सर्किल पे चलकर आते हैं तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सरकमफेरेंस के बराबर होता है, यानी कि आपकी आर्क लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर होगी फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है महानूर? सर 2 पाई आर। Sir, 2 टू pi r. 2 पाई आर। इसका मतलब ये हो कि एक पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो आपकी आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर के बराबर होगी। अब अगर इस वैल्यू को हम थीटा के फॉर्मूले में पुट करें तो थीटा बराबर है एस अपॉन आर के। टू पाई तो जो आर एस है वो है जाएगा 2 पाई आर, और और डिवाइड हो आर रहा है ये आर से। आर से आर हो गया कैंसिल, तो एंगल कितना बचा? 2 पाई 2 पाई। और ये एंगल के कौन सी यूनिट में नापते हैं हम? रेडियंस। रेडियंस। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक पूरे सर्कल के लिए, एक पूरे सर्कल के लिए जो एंगल होता है वो रेडियंस में कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। डिग्री में तो हमें पहले से पता है, वो तो बचपन से पता है हमें। डिग्री में एक पूरे सर्कल के लिए जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। लेकिन रेडियन में जो एंगल होता है एक पूरे सर्कल के लिए, ये कितना होता है? ये 2 पाई रेडियन होता है। ठीक हो गया? अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ साथ साथ, ताकि आप ये मिस्टेक ना करें। रेडियन जो है, इसको जब आप पूरा नाम लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग होती है RADIAN। लेकिन अगर उसको आप सिंबल में लिखेंगे ना तो उसकी सिंबल होती है RAD अरे बस। यस। ठीक है? यानी कि आपको रेडियन पूरा लिखना है तो आप RADIN लिखेंगे, और सिंबल लिखनी है तो RAD लिखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मोल होता है ना। केमिस्ट्री वगैरह तो पढ़ते होंगे ना आप लोग। केमिस्ट्री में मोल का पूरा नाम होता है MOLE। लेकिन जो मोल की सिंबल होती है ना वो सिर्फ क्या होती है? MOL। जैसे रेडियन जो है उसका पूरा नाम है, उसकी पूरी नाम की स्पेलिंग है RADIAN, लेकिन उसकी सिंबल जो है वो सिर्फ क्या है? RAD है बस। ठीक हो गया? तो भी पता ही चला कि एक पूरे सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो 2 पाई रेडियंस होता है। एक पूरे सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है? वो 2 पाई रेडियन होता है। ठीक हो गया? चलें जी, अब जरा हम करते हैं इंपॉर्टेंट काम, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम डिग्री में जो एंगल होता है और रेडियन में जो एंगल होता है उसको हम करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्जन ऐसे होगा कि हमें एक बेसिक फैक्ट पता है। बेसिक फैक्ट हमें क्या पता है? कि एक पूरे सर्कल का एंगल डिग्री में कितना होता है? एक पूरे सर्कल का टोटल एंगल जो होता है डिग्री में 360 डिग्री होता है। तो एक पूरे सर्कल का जो एंगल है वो रेडियन में कितना होता है? वो 2 पाई रेडियन होता है। एक पूरे सर्कल का एंगल डिग्री में 360 डिग्री होता है, और एक एंगल पूरे सर्कल का एंगल रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। तो इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर हुआ। भाई लॉजिक समझ में आ रही है? जी सर एक आ रही सर्कल है। का पूरा एंगल 360 डिग्री भी है और 2 पाई रेडियन भी है, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर हुआ। दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड कर दें तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर हुआ। फर्दर 2 से डिवाइड कर दें तो पाई बाय 90। 2 रेडियन 90 डिग्री के बराबर हुआ। पाई को 3 से डिवाइड कर दें तो पाई बाय 3 रेडियन 60 डिग्री के बराबर हुआ। पाई को 4 से डिवाइड कर दें तो पाई बाय 4 रेडियन 45 डिग्री के बराबर हुआ। पाई को 6 से डिवाइड कर दें तो पाई बाय 6 रेडियन 30 डिग्री के बराबर सर हुआ। ये मैथ्स वाले ही है ना, सेम है ना दोनों? अरे एंगल तो एंगल होता है ना, उसे आप बायो में पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो, मैथ्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, एंगल तो एंगल ही रहेगा ना, कि वही है। तो अच्छा सर। बेसिकली जो मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उनको बड़ा एडवांटेज रहता है, क्योंकि उन्होंने सब चीजें पहले से पढ़ी हुई होती हैं। खैर, अब अगर आप फुल एंड फाइनल बात करें तो 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर है, और 1 डिग्री जो है वो 0.017 रेडियन के बराबर है। ठीक है? तो बेटा जल्दी से मुझे बताओ कि रेडियन बड़ी यूनिट हुई या डिग्री एक बड़ी यूनिट हुई? हाँ भाई, रेडियन बड़ी यूनिट हुई या डिग्री रेडियन. बड़ी यूनिट हुई? जाहिर है रेडियन ये बड़ी यूनिट हुई।
क्योंकि 1 रेडियन के अंदर 57.3 डिग्री है, तो रेडियन बड़ी यूनिट हुई। असल जो काम की बात है वो ये है कि हमें जब कन्वर्जन करना होगा तो क्या करेंगे। अगर हमें कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में जो एंगल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। तो जब डिग्री वाले एंगल को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो रेडियंस में आ जाएगा। मतलब फर्स्ट करेंगे, सामने फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एंगल लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 42 डिग्री। इस 42 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो इस 42 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 से। तो जब मैं 42 को मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 से, तो देखें पाई आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, और वैसे भी आपको पाई की वैल्यू भी पता होती है 3.14। तो आप चाहे कैलकुलेटर में डायरेक्ट पाई टाइप कर दें या चाहे इसकी वैल्यू लिख दें 3.14। कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप में से कोई कैलकुलेट करके बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, कोई Seven बताएगा over मुझे। 35. नहीं, डेसिमल में बताओ मुझे, फ्रैक्शन में नहीं। 0.73. 0.73। जी, डबल थ्री है, 733. चलो सही है, रेडियन 73 भी सही है। तो इसका मतलब ये हो गया 42 डिग्री जो है रेडियन में 0.73 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर एंगल रेडियन में दिया हुआ है और उसको डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन में जो एंगल दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से, तो फिर वो डिग्री में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एंगल दिया हुआ है 1.5 रेडियन, 1.5 पाई रेडियन। तो आप 1.5 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 1.5 जब 180 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 पाई रेडियन जो है वो 270 डिग्री के बराबर होता है। सही, कुछ कुछ समझ में आई बात। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डिग्री वाला एंगल है उसको आप मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। और जो रेडियन वाला एंगल है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा डिग्री में। क्या ये बात आप सबकी समझ में आ गई। चलिए, जी ये बात सर। अगर आपकी समझ में आ गई है तो जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं मुझे। स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको तीन क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और 3 में आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अच्छा, आंसर सारे मुझे सारे डेसिमल में चाहिए, ना मुझे आंसर फ्रैक्शन में चाहिए, ना मुझे आंसर पाई की फॉर्म में चाहिए, मुझे सारे आंसर फ्रैक्शन डेसिमल में चाहिए। ठीक है। फटाफट कैलकुलेटर निकालें और जल्दी से सॉल्व करें इसको, शाबाश तीनों। ठीक है, तो ये भी जल्दी से। जी सर। चलें, ये देखें 30 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, फिर हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। 120 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई 8.35. रेडियन। 270 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। 385 radian. ठीक है, तो हो जाएगा 3/2 पाई रेडियन। और 720 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, 4 तो ये हो पाई। जाएगा 4 पाई रेडियन। ठीक हो गया। तो मकसद कहने का ये हुआ कि हमने ये इस क्वेश्चन में ये देखा कि हम किस तरह से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। आई होप ये कन्वर्जन आप सबके समझ में आ गए होंगे। एक दफा फिर से दोबारा कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपको ये पक्का पानी जो है समझ में आ जाएगा। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहलाता है एंगुलर स्पीड। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है एंगुलर स्पीड। ठीक है। अब ये एंगुलर स्पीड क्या होता है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे जिक्र किया था कि एक तो टाइप ऑफ मोशन होती है लीनियर, एक दूसरी टाइप ऑफ मोशन होती है सर्कुलर,
और एक तीसरी टाइप ऑफ मोशन होती है ऑसिलेटरी। ठीक है, लीनियर मोशन पे हमारी बात हो चुकी है बचपन में, सर्कुलर मोशन पे हम बात कर रहे हैं, और ऑसिलेटरी मोशन फिर हम आगे चैप्टर नंबर 6 में, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसमें हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो हमारी लीनियर मोशन होती थी ना, उस लीनियर मोशन में हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती थी। हमारे पास पहली क्वांटिटी होती थी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फिर हमारे पास क्वांटिटी होती थी स्पीड या फिर वेलोसिटी, फिर हमारे पास क्वांटिटी होती थी एक्सीलरेशन, फिर आगे जब हमने डायनेमिक्स पढ़ा वगैरह पढ़ा तो उसमें क्वांटिटी होती थी मोमेंटम। ठीक है, अभी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम वगैरह, ये सब लीनियर मोशन की प्रॉपर्टीज हैं। डिस्टेंस कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है, मोमेंटम होता है। सर्कुलर मोशन में भी यही सारी क्वांटिटीज होती हैं। सर्कुलर मोशन में भी यही सारी क्वांटिटीज होती हैं। फर्क ये होता है कि सर्कुलर मोशन में इन तमाम क्वांटिटीज के नाम से पहले एक वर्ड ऐड हो जाता है, और वो वर्ड क्या होता है? वो वर्ड होता है एंगुलर। वो वर्ड क्या होता है? एंगुलर होता है। मतलब नॉर्मल जो आपकी लीनियर मोशन होती है इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। आपकी जो नॉर्मल लीनियर मोशन होती है उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड होती है। नॉर्मल आपकी जो लीनियर मोशन होती है उसमें एक्सेलरेशन होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। नॉर्मल लीनियर मोशन में आपके मोमेंटम होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो मोमेंटम होता है वो कौन सा होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। अब सर्कुलर मोशन में सारी क्वांटिटीज एंगुलर बन जाती हैं, उनकी डेफिनेशन भी डिफरेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंगुलर स्पीड आपके सामने लिखी हुई है। लीनियर स्पीड क्या होती थी, नॉर्मल स्पीड क्या होती थी? जो लीनियर स्पीड होती थी वो होती थी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी का मतलब ये होता था कि आप एक सेकंड में कितनी कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, ये आपकी लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी होती थी। ठीक हो गया? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि आप एक सेकंड में कितना एंगल कवर करेंगे। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि आप एक सेकंड में कितना एंगल कवर करेंगे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पे मूव करते हैं तो आप जो डिस्टेंस कवर करते हैं उस डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपकी स्पीड आ जाती है। सर्कुलर मोशन में आप जो एंगल कवर करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल पर, उस एंगल को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो आपकी जो है वो एंगुलर स्पीड आ जाएगी, या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी फिलहाल हम उसको एक ही चीज समझेंगे। ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है एंगुलर स्पीड की, क्या लिखी हुई है? कि एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल पर यूनिट टाइम। यानी कि एक सेकंड में रेडियस जो एंगल स्वीप आउट करता है, जो एंगल फॉर्म करता है सर रेडियस एक सेकंड में, उसको हम एंगुलर स्पीड कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है। ये जितनी भी डेफिनेशन हुआ करेंगी ना आपके पूरे सिलेबस में, उसको मैं इस तरह से एक बॉक्स में हाईलाइट कर दिया करूंगा। इस बॉक्स में हाईलाइट करने का मतलब ये होगा कि आपको याद करना है, आपको वर्ड बाय वर्ड याद करना है। बाकी सब चीजें जो हाईलाइट नहीं हुई हैं उसको आप बेशक जैसे भी लिखें, लेकिन जो डेफिनेशन है ना जो मैं इस तरह के बॉक्सेस में हाईलाइट करूंगा, वो आपको बिल्कुल वैसे ही याद करनी है जैसे कि इसमें लिखी हुई है। क्योंकि हमें डेफिनेशंस के जो मार्क्स हैं ना वो पूरे 100% मार्क्स अचीव करने हैं, उसमें हम एक मार्क भी लूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा एंगुलर स्पीड का? कि आपने जो एंगल कवर किया है, एंगल को आप क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने जो एंगल कवर किया है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो ये रेशो क्या कहलाएगा? एंगुलर स्पीड कहलाएगा। और एंगुलर स्पीड के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिंबल जो है, ये सिंबल क्या है? ये सिंबल है ओमेगा। ये आपको देखने में डब्ल्यू लग रहा है, लेकिन ये डब्ल्यू नहीं है, बल्कि ये ग्रीक लेटर है। ये ग्रीक लेटर है, इसमें आप डब्ल्यू को कर्व करके बनाते हैं, और इसको जो है हम ग्रीक में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ग्रीक में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड को या एंगुलर वेलोसिटी को जिस सिंबल से हम शो करेंगे वो सिंबल है ओमेगा। और एंगुलर स्पीड बराबर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन के। अगर आप इसकी यूनिट की बात कर लें तो अभी पिछले पेज पर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमने यूनिट क्या डिसाइड की थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमने यूनिट डिसाइड की थी रेडियन। Radian. और टाइम की यूनिट हम क्या लेते हैं? सेकंड। Seconds. तो एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या बन गई? एंगुलर स्पीड की यूनिट बन गई रेडियन Radian of पर सेकंड। minus. जिस तरह लीनियर स्पीड की यूनिट होती है मीटर्स पर सेकंड, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो ऐसे ही एंगुलर स्पीड की जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड, यानी कि एंगल कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है
द यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड इज रेडियन पर सेकेंड। रेडियन के लिए हम RAD इस्तेमाल करते हैं और पर सेकंड के लिए हम सेकंड -1 इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखें, जो नॉर्मल स्पीड होती है, लीनियर स्पीड, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जरा जल्दी से बोलें। नॉर्मल लीनियर स्पीड की यूनिट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सर सेकंड एस। स्पीड हम सेकंड में नापते हैं। ओ सॉरी सर। स्पीड कैसा यूनिट पूछ रहा हूँ आप लोगों से यार, आप A2 में ही पढ़ते हैं ना आप लोग। सर MS सर -1। मीटर पर सेकंड। मीटर्स पर सेकंड, MS-1, ठीक है। तो जो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन आप मुझे बताएं, आप तीनों माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं, A2 में आ गए हैं, आप लोग मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिकली जिंदगी में आपने आखिरी दफा स्पीड मीटर पर सेकंड में कब डिस्कस की थी? मेरे ख्याल से कभी भी नहीं की होगी। नॉर्मली हम स्पीड क्यों डिस्कस करते हैं? नॉर्मली हम स्पीड डिस्कस करते हैं जब हम व्हीकल्स की बात कर रहे होते हैं कि भाई कार चल रही थी, बस चल रही थी, ट्रेन चल रही थी। आप बोलेंगे मैं कार चला के आया हूँ 90 km/h की स्पीड से, या मैं जिस बस में बैठा हुआ था उसकी स्पीड 120-140 km/h होती है, या हम लोग जब मोटरवे पे जाते हैं तो हम कार 180 km/h की स्पीड से चलाते हैं। सो नॉर्मली स्पीड के लिए हम 1 km/h इस्तेमाल करते हैं। या अगर आप US की साइड पे चले जाए तो वहाँ पे नॉर्मली लोग स्पीड के लिए माइल्स पर आवर इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ऑफिशियल यूनिट ऑफ स्पीड तो मीटर पर सेकंड है, बट नॉर्मली हम km/h या माइल्स पर आवर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एंगुलर स्पीड की जो ऑफिशियल यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड ही है। लेकिन इसके लिए आमतौर पे जो कॉमनली यूनिट इस्तेमाल होती है वो यूनिट कहलाती है RPM। क्या कहलाती है? RPM कहलाती है। ये RPM क्या होता है? ये RPM होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये RPM क्या होता है? रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब मुझे नहीं पता कि आपको कारों के बारे में कितना पता है, लेकिन अगर आप फर्ज करें कि एक स्टेयरिंग पे बैठे हुए हैं कार के, तो सामने आपके एक स्पीडोमीटर होता है। वो स्पीडोमीटर आपको बताता है कि कार की स्पीड कितनी है। अगर आपकी कार एक जगह पे रुकी हुई है तो वो स्पीडोमीटर की जो निडल होगी वो आपको कितनी स्पीड बता रही होगी? 0 स्पीड बता रही होगी। स्पीडोमीटर के बराबर में एक और स्पीडोमीटर टाइप का मीटर लगा हुआ होता है, लेकिन उस पर स्पीड नहीं लिखी हुई होती, उस पर लिखा होता है 0, 100, 500, 1000, 2000। तो स्पीडोमीटर के बराबर में जो एक और मीटर होता है जिसकी निडल जो होती है बहुत तेजी से मूव करती है, वो बेसिकली मीटर जो होता है वो आपको इंजन की RPM बता रहा होता है। RPM का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि जब वो मीटर 500 शो कर रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका इंजन जो है उसमें जो उसका पिस्टन चल रहा है या जो शाफ्ट घूमेगी वो 500 टाइम्स पर मिनट घूमेगी। तो RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। मिसाल तौर पे मेरे सर के ऊपर जो छत पे पंखा चल रहा है, ये पंखा अगर 1 मिनट में लेट सपोज 300 दफा घूमता है तो इसकी एंगुलर स्पीड है 300 RPM, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब लेट सपोज मैं अपने सर पे लगे हुए पंखे की बात कर रहा हूँ छत पर, और इसकी स्पीड है 300 RPM, यानी कि ये 1 मिनट में 300 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो अगर इस 300 RPM को, यानी कि 300 रेवोल्यूशन पर मिनट को मुझे कन्वर्ट करना हो रेडियन पर सेकंड में, अगर इस 300 RPM को यानी कि 300 रेवोल्यूशन पर मिनट को मुझे कन्वर्ट करना हो रेडियन पर सेकंड में, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो आप ये समझ लें, पहले तो आप ये समझें ये लिखा हुआ है क्या। ये लिखा हुआ है 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 मिनट में 300 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। 300 RPM का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 3। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक दफा घूमता है तो वो रेडियंस में कितना एंगल बनाता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है वो एक दफा घूमता है तो वो 2 पाई रेडियन जो है एंगल उपाय। बनाता है। तो अगर वो 300 टाइम्स घूम रहा है, अगर वो 300 टाइम्स घूम रहा है तो वो 1 मिनट में 300 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है। अगर वो 300 RPM से घूम रहा है तो वो 1 मिनट में 300 दफा घूम रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई करेंगे तो वो 1 मिनट में 300 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियंस एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया? अब वो इतने एंगल फॉर्म कर रहा है 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में वो ज्यादा फॉर्म करेगा रेडियन या कम करेगा? कम। भाई आप 1 मिनट में जितना खाना खा सकते हो, तो आप एक एक सेकंड में सेकंड में उससे तो नहीं ज्यादा, खा सकता। 1 सेकंड में उतना ज्यादा खा सकते हो, उससे कम नहीं, खाओगे? कम कम। कम खाओगे ना। तो अगर वो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियंस 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा है तो 6 उसको जो 1 सेकंड का होगा उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड डिवाइड करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, हम्म। उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है।
तो 300 आरपीएम का मतलब ये है कि आप 1 मिनट में 300 दफा जो है रोटेशन कंप्लीट करते हैं। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो 300 को जब आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियंस आ गई 1 मिनट के। और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो फिर ये रेडियंस आ जाएंगे 1 सेकंड के। ठीक हो गया। तो जी। बॉटम लाइन ये हुआ कि अगर आरपीएम को चेंज करना है रेडियन पर सेकंड में, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन 60 कर देंगे। ठीक है, इसको मैं ऊपर कहीं लिख भी देता हूँ कि अगर आपको स्पीड दी हुई है आरपीएम में, तो उस स्पीड को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई अपॉन 60 से, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा स्पीड इन रेडियन पर सेकंड। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर 2 पाई का दोबारा आप वो फंक्शन बता सकते हैं, लाइक वो एक हमने रेवोल्यूशन प्रूव के करा था। अंदर, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल होता है ना। जी। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल होता है, तो 2 रेवोल्यूशन में मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। 3 रेवोल्यूशन में 2 पाई ओके। मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। 300 रेवोल्यूशन में 300 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियंस होगा। ठीक है। ठीक है सर। और डिवाइड बाय 60 इसलिए किया क्योंकि हमें पर सेकंड चाहिए, पर मिनट नहीं चाहिए हमें। देखो, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, लेकिन पर मिनट है ना, ये पर मिनट का मतलब है कि आपकी यूनिट डिनोमिनेटर में आ गई, नीचे -1 में आ गई। तो पर मिनट में रिलेशन भी उल्टा हो जाएगा। मिनट से सेकंड मल्टीप्लाई बाय 60 है, पर पर मिनट से पर सेकंड जो है डिवाइड बाय 60 है। और लॉजिकली मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो काम 1 मिनट में होगा तो 1 सेकंड में उससे कम होगा ना, ज्यादा थोड़ी होगा, तो आप डिवाइड करेंगे उसको 60 से। ठीक हो गया? अब ये बात समझ में आ गई सब लोग अच्छी तरह से? जी जी। सर। मानूर, तुम्हें समझ में आ रही है बात ये? जी सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे एक छोटा सा जो है वो रिलेशनशिप लिखा हुआ है, एंगुलर स्पीड एंड पीरियड। यानी कि एंगुलर स्पीड और पीरियड में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, जो टर्मिनोलॉजी है पीरियड, इसको हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। और ये बड़ी कॉमन एक टर्मिनोलॉजी है, आपने बचपन में भी पढ़ी हुई है, ये आपने एएस में भी पढ़ी है, ओ लेवल्स में भी पढ़ी है। टाइम पीरियड या पीरियड का मतलब होता है कि कोई एक काम कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, पीरियड ऑफ वेव होता है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है। तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का मतलब ये होता है कि एक सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेशन कितनी देर में पूरी करता है। पीरियड ऑफ वेव का मतलब ये होता है कि एक वेव कितनी देर में कंप्लीट होती है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर पीरियड का मतलब होगा सर्कुलर पीरियड। सर्कुलर पीरियड का मतलब यह है कि एक सर्कल जो है वो कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है और घूम के वापस यहाँ आ जाता है, तो उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया ना। तो एक सर्कल कंप्लीट करने का जो टाइम है, एक सर्कल कंप्लीट करने का जो टाइम है, उसको हम यहाँ पर पीरियड ऑफ सर्कल कहेंगे या टाइम पीरियड कहेंगे। अब टाइम पीरियड में और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं। देखें, हमने पढ़ा है कि स्पीड यानी कि एंगुलर स्पीड किसके बराबर है? ओमेगा बराबर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। या आसान उर्दू में, एंगुलर स्पीड जो बराबर है एंगल थीटा डिवाइडेड बाय टाइम के। अब अगर आप एक पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, आप एक वन कंप्लीट साइकिल की बात करें अगर, ठीक है, तो अगर आप वन कंप्लीट साइकिल की बात करें, तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। और एक वन कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लगता है? टाइम पीरियड के बराबर लगता है। तो दोनों चीज अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, तो ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा बराबर होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के। यानी कि एंगुलर स्पीड जो है वो बराबर होती है किसके? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के। एंगुलर स्पीड बराबर होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है। ठीक हो गया ये भी? अच्छा, और थोड़ा एक चीज और देख लें, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। देखें, जब आप एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे होते हैं, आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ पे जब आप चल रहे होते हैं, तो सर्कुलर पाथ पर चलते हुए आप एक लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं, और आप एक एंगुलर डिस्टेंस जो है वो भी कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, आप एक जो है लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं और एक आप एंगुलर डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं। लीनियर डिस्टेंस आप कैसे कवर कर रहे होते हैं? लीनियर डिस्टेंस आप ऐसे कवर कर रहे होते हैं कि आप जो है वो आर्क लेंथ कवर कर रहे होते हैं।
तो आपकी जो आर्क लेंथ होती है वो बेसिकली आपका लीनियर डिस्टेंस होती है। और उसके साथ साथ जो है आप एक एंगल भी कवर कर रहे होते हैं, और आप जो एंगल कवर कर रहे होते हैं वो इनफैक्ट आपका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आप जो लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यानी कि आर्क लेंथ कवर कर रहे हैं, इसको अगर आप डिवाइड बाय टाइम कर रहे हैं तो वो क्या आती है, वो आपकी लीनियर स्पीड आती है। ठीक है। जब आप जो है वो आर्क लेंथ कवर करते हैं, उस आर्क लेंथ को आप डिवाइड बाय टाइम करते हैं तो वो आपकी लीनियर स्पीड आती है। और जब आप जो है वो एंगल कवर करते हैं यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको आप डिवाइड बाय टाइम करते हैं तो उससे क्या आती है, उससे आपकी एंगुलर स्पीड आती है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आर्क लेंथ एस बराबर होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा के। अगर हम दोनों तरफ चेंज ले लें तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा रेडियस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। मुझे बताएं ये आर से पहले चेंज क्यों नहीं आ रहा, थीटा से पहले चेंज क्यों आ रहा है? हाँ भाई, आर से पहले चेंज क्यों नहीं आ रहा, थीटा से पहले पहले चेंज क्यों आ रहा है? इसका जवाब ये है कि आर जो है रेडियस है, और रेडियस तो फिक्स होता है ना सर्कल का, रेडियस थोड़ी चेंज होता है। जब आप सर्कल पे चलेंगे तो उसका रेडियस कम ज्यादा थोड़ी होगा, जब आप सर्कल पे चलेंगे तो आर्क लेंथ कम ज्यादा होगी, या आपका जो एंगल है वो इंक्रीज होगा, आर तो अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा ना। अब आपने क्या करना है कि दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देना है। तो आर्क लेंथ डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, लीनियर स्पीड। और एंगुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, एंगुलर स्पीड। और रेडियस अपनी जगह पर है। तो रिलेशन क्या बना, रिलेशन ये बना कि लीनियर स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है, लीनियर स्पीड जो होती है वो बराबर होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड के। लीनियर स्पीड जो होती है वो बराबर होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड के। इसमें कह रहा है कि अ रॉकेट मेक्स अ टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 150 मीटर। सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है, और सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है 150 मीटर्स। वो ट्रैवल कर रहा है स्पीड ऑफ 240 मीटर पर सेकेंड से। ये जो 240 मीटर पर सेकेंड है ये लीनियर स्पीड है। हमें किस तरह पता पता चला लीनियर स्पीड है, क्योंकि इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है। तो लीनियर स्पीड हो गई 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी ये आपको मालूम करनी है। ये तो बहुत ही आसान है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि v बराबर है आर ओमेगा के। तो ओमेगा किसके बराबर होगा, v डिवाइड बाय आर के। v यानी कि लीनियर स्पीड आपकी है 240 और रेडियस है 150। तो ये कितना बनेगा, 1 पॉइंट, बताना है जरा कितना बनेगा, 1.8 बनेगा शायद, या 6 बनेगा। 1.6। तो एंगुलर स्पीड हो जाएगी 1.6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। एंगुलर स्पीड हो गई 1.6 रेडियन पर सेकेंड। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद लीनियर स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। एक कार एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है और उसकी जो लीनियर स्पीड है वो है 18 मीटर पर सेकेंड, और जो उसकी एंगुलर स्पीड है वो है 0.3 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड है 0.30 रेडियन पर सेकेंड। कह रहे व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक, रेडियस कितना होगा इसका। तो जैसे कभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि v बराबर है आर ओमेगा के, तो r बराबर होगा v अपॉन ओमेगा के। v की वैल्यू है 18 और उसकी वैल्यू है 0.30। तो मेरे ख्याल से बन जाएगा 60 मीटर्स बन जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो हो जाएगा वो 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ बॉल ऑन अ ट्रैक ट्रेवल्स अराउंड अ कंप्लीट लूप इन अ टाइम ऑफ 1.4 सेकेंड। एक कार पूरे लूप को कंप्लीट करती है 1.4 सेकेंड में। तो 1.4 सेकेंड क्या हो गया आपका, टाइम पीरियड हो गया। कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल। इसकी एवरेज एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल, एंगुलर स्पीड मालूम करनी है कितनी होगी। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड अभी हमने क्या पढ़ा है, एंगुलर स्पीड बराबर है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के। तो ये हो गया 2 पाई और टाइम पीरियड है 1.4 सेकेंड्स। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, 2 पाई डिवाइड बाई 1.4। सिर्फ फ्रैक्शन में हम लोग आंसर बताएंगे या डेसिमल में? 1.487। 4 point 4 8 7 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 4 point
4.487 यानी कि 4.5। नहीं जैद, इसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं बताना, इसका आंसर डेसिबल में बताना है। सर आंसर 4 पॉइंट, अच्छा सर हमने सिर्फ एक डेसिमल प्लेस इसको लिया है राउंड हाँ, ऑफ। 2 डेसिमल प्लेस तक भी ले सकते हैं, तो 4.48 था ना, मैं राउंड ऑफ करके 4.5 कर लिया उसको। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A toy train travels along a circular track of radius 2.5 मीटर। रेडियस कितना है? 2.5 meters इन अ टाइम ऑफ 40 सेकेंड्स। टाइम पीरियड कितना है? 40 सेकेंड्स। तो व्हाट इज इट्स स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होगी? अब देखें, सवाल में एक इशू है। इशू ये है कि उसने सवाल में ये तो पूछ लिया है कि स्पीड कितनी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि कौन सी स्पीड, क्योंकि स्पीड तो दो होती हैं, लीनियर एंड एंगुलर। अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसा पता चलेगा कि जब हम पेपर 4 में क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो सवाल के नीचे जो स्पेस दिया हुआ होता है एग्जामिनर ने क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, उसी स्पेस के आखिर में राइट साइड पर एक ब्लैंक होती है जहां आपको आंसर लिखना होता है आपको, और उस ब्लैंक के आगे यूनिट लिखी हुई होती है। तो अगर ब्लैंक के आगे यूनिट लिखी हुई है मीटर पर सेकंड, उसका मतलब ये होगा कि आंसर आपको लीनियर स्पीड का चाहिए। मीटर पर सेकंड तो लीनियर स्पीड होती है ना। और अगर इसके आगे लिखा हुआ है रेडियन पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि आपको जो आंसर चाहिए वो एंगुलर स्पीड का चाहिए, क्योंकि रेडियन पर सेकंड एंगुलर स्पीड की यूनिट होती है। हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम लीनियर स्पीड निकालते हैं तो लीनियर स्पीड बराबर है आर्क लेंथ डिवाइड बाई टाइम के, यानी कि सर्कल पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है डिवाइड बाई टाइम। एक पूरे साइकिल के लिए जो डिस्टेंस होता है वो सरकमफेरेंस के बराबर होता है 2 पाई आर, और टाइम जो होता है पूरे एक टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो 2 पाई हो गया, रेडियस है 2.5 और टाइम है 40। तो इसको सॉल्व करके मुझे बता दें क्या आंसर आ रहा है। जहां तक ताल्लुक है एंगुलर स्पीड का, एंगुलर स्पीड सिंपली बराबर होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के। 2 पाई आ जाएगा, और टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है 40 सेकेंड्स दिया हमने, 0.39 मीटर पर सेकंड। और इसका आंसर क्या आ रहा है 2 पाई अपॉन 40 का? 0.157। 0.157 यानी 0.16 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर भी आ गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है, शो दैट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 0.105 रेडियन पर सेकंड। अब देखें, वो कह रहा है कि आप साबित करेंगे जो सेकंड हैंड होता है घड़ी का, उसकी एंगुलर स्पीड जो है 0.105 है। सेकंड हैंड का मतलब क्या है? सेकंड हैंड का मतलब है जो ये घड़ी होती है, तो वॉल क्लॉक जिसे हम कहते हैं, उसमें तो एक मोटी सुई होती है मिनट्स की, फिर एक मोटी सुई होती है किसकी, सॉरी, मोटी सुई होती है आवर्स की, फिर एक मोटी सुई होती है बड़ी मिनट्स की, और एक बिल्कुल पतली सी सुई होती है। पतली सुई जो होती है ये सेकंड की सुई होती है। तो ये पतली वाली सुई जो है उसको हम सेकंड हैंड कह रहे हैं। अब जो सेकंड हैंड है वो पूरा एक घड़ी को एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? सेकंड हैंड जो पूरा एक चक्कर लगाता है घड़ी का वो 60 सेकेंड्स में लगाता है, 1 मिनट में। 1 मिनट में सेकंड वाला हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेता है ना, तो सेकंड वाला हैंड 60 सेकेंड्स में पूरा एक चक्कर लगाता है। अब अगर आप इसकी एंगुलर स्पीड निकालना चाहते हैं तो किसके बराबर होगा? वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर होगा। तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 60, और 2 पाई अपॉन 60 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.15 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट कह रहे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक प्रोवाइडेड दैट इट्स लेंथ इज 1.8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो सेकंड हैंड है इसकी टिप की स्पीड निकालें। अब ये लीनियर स्पीड की बात कर रहा है, और उसका रेडियस दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। अब देखें, लीनियर स्पीड निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जो है आर ओमेगा कर लें, ठीक है, और वैसे तो हम ओमेगा पहले ही निकाल चुके हैं 0.105, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अब हमने, तो हम ओमेगा जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, कि लीनियर स्पीड बराबर होती है 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी के। अब आप वैल्यूज को पुट कर दें, रेडियस है 1.8 सेंटीमीटर यानी कि 0.018 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। और अभी बात हुई है कि सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड कितना होता है? 60 सेकेंड्स। तो ये इसकी लीनियर स्पीड आ जाएगी। तो जरा देख के बताओ लीनियर स्पीड कितनी है?
सर 0.1884। 0.1884, 1884 मतलब 0.19 कर लें इसको। 0.19 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी लीनियर स्पीड होगी। यही आंसर है ना पक्का? जी। चलो ठीक है, सही है। चलें जी, अगला क्वेश्चन देखें। द ड्रम ऑफ अ वॉशिंग मशीन स्पिन्स एट अ रेट ऑफ 1200 आरपीएम, यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो आपको एंगुलर स्पीड दी हुई है और एंगुलर स्पीड है 1200 आरपीएम। डिटरमिन द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्रम। तो ये जो आपको दिए हुए 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट दिए हुए हैं, तो पहले आपसे कह रहा है बताओ कि रेवोल्यूशन पर सेकंड कितना होगा और इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। एंगुलर स्पीड से मुराद ये है कि रेडियन पर सेकंड में इसको कैलकुलेट करना है। अभी तो आरपीएम में लिखा हुआ है ना, तो रेडियन पर सेकंड में भी इसकी एंगुलर स्पीड बतानी है। तो ये तो बहुत आसान है। अब ये रेवोल्यूशन पर मिनट्स है, तो 1200 को अगर हम डिवाइड बाय 60 कर दें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 20। तो 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि आरपीएम से आरपीएस हो जाएगा। और रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर दें 1200 को, तो वो क्या बन जाता है, वो रेडियन पर सेकंड बन जाता है। तो जरा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन 60 का आंसर बताओ क्या आएगा। अब इसका आंसर बताओ जरा क्या आएगा। सर 125.66। दोबारा बोलो। सर 125.66। यानी कि 126 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 126 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। चलें भी और आगे चलते हैं। सर अ जो इसके कार्ट। ऊपर वाला सवाल था, हम्म। इसमें आपने उसका यूनिट ms-1 लिखा था, तो लीनियर स्पीड निकाली है ना हमने। एंगुलर स्पीड तो हम पहले निकाल चुके हैं ना इसकी, अब लीनियर स्पीड निकाली है। ओके। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। A car travels around a 90-degree bend in 15 seconds. The radius of the bend is 50 meters. Determine the angular speed and the linear speed of the car. 90 डिग्री का आपको बैंड यानी कि 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, थीटा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि हम एंगल डिग्री में नहीं लेते बल्कि रेडियन में लेते हैं। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये बनेगा पाई/2 रेडियन एंगल हो जाएगा। ठीक है, पाई/2 रेडियन आपका एंगल हो गया। उसके बाद जो है आपको जो है टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड्स। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, 15 सेकेंड्स कैपिटल टी नहीं है, ये 15 सेकेंड्स स्मॉल टी है। क्योंकि कैपिटल टी का मतलब होता है पूरा साइकिल, तो इसने पूरा साइकिल थोड़ी चला है, इसने सिर्फ क्वार्टर साइकिल चला है। ये बेसिकली स्मॉल टी है, या इसको आप कैपिटल T/4 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वार्टर साइकिल का मतलब है पूरे टाइम पीरियड का क्वार्टर। ठीक है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस इसका 50 मीटर है। आपसे कह रहा बताओ उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी और इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। ठीक है, पहले एंगुलर स्पीड मालूम करनी है। एंगुलर स्पीड होती है थीटा/टी। तो उसने थीटा कवर किया है पाई/2 रेडियन और टाइम उसको हुआ है 15 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगी एंगुलर स्पीड। तो देखो एंगुलर स्पीड क्या आ रही है, पाई/2 निकालो पहले, फिर जो उसका आंसर है इसको 15 से डिवाइड करो। हाँ भाई बताओ, पाई/2 को कैलकुलेट करो फिर डिवाइड बाय 15 करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर 0.1047। 0.10 47। 5 करो। ठीक है, 0.105 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है,
ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं हम लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड आप निकाल सकते हैं आर ओमेगा से। आर यानी कि रेडियस आपको दिया हुआ है 50, ओमेगा है 0.105। इसका आंसर कितना आ रहा है? 50 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 5.25 5.25 मीटर पर सेकेंड। सर यहाँ पर आपने कैलकुलेशन हम लोग वो बगैर राउंड ऑफ वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे, जैसे यार देखो, हम आंसर देना तो 107। मैं तुम्हें सिंपल चीज बताता हूँ। आंसर जब बस 2 या 3 स्टेप में लिखो, इससे ज्यादा में नहीं लिख सकते आप, बस ठीक है। ओके फिर ये कह रहा है स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7000 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 7800 मीटर पर सेकेंड। डिटरमिन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। आपको रेडियस दिया हुआ है 7000 किलोमीटर्स। अब 7000 किलोमीटर का मतलब होगा 7000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, यानी कि 7 एक्सपोनेंट 6 मीटर रेडियस हो जाएगा। स्पीड आपको दी हुई है 7800 मीटर पर सेकेंड। ये लीनियर स्पीड दी हुई है क्योंकि यूनिट मीटर पर सेकेंड है। आपको चाहिए एंगुलर स्पीड। अब लीनियर स्पीड बराबर होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड के, तो लीनियर स्पीड डिवाइड बाय रेडियस हो जाएगा एंगुलर स्पीड के बराबर। अब आपकी लीनियर स्पीड है 7800 और आपका रेडियस है 7 एक्सपोनेंट 6। इसको सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल में आंसर आ जाएगा 1.1 एक्सपोनेंट -3 रेडियन पर सेकेंड।